नमस्ते बच्चों, अभी खाली एग्जाम को एक ही दिन बचा है और सब बच्चे रास्ता देख रहे हैं कि कैसे हम पास हो जाए। देखो, ये वीडियो में आप लोगों को जो आपका पहला पेपर है वो पेपर में आप कैसे पास हो सकते हो, कैसा बिना कुछ करके भी आप पेपर अटेंड कर सकते हो, उसका जो मंत्र है वो मैं ये वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारा, कम से कम 60 to 70% पेपर ऐसा रहता है जिसके लिए आपको कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे भी आप डायरेक्टली जाके बैठ के पेपर खाली अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको पासिंग से भी ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये जो पिछले साल का पेपर था 2024 में जो पूछा गया था उसका मैं आपको एनालिसिस करके वीडियो में बताऊंगा। ऐसा ही पेपर आपको इस साल आएगा, मैं तो बोलूं इससे और सिंपल आएगा। क्योंकि अभी सिलेबस जो है वो कुछ साल के बाद में चेंज होने वाला है, शायद अगले साल के बाद चेंज हो जाए। इसके लिए वो लोग ज्यादा सिंपल पेपर डाल रहे हैं। तो ये पेपर तो बहुत सिंपल था और इससे इस साल का पेपर जो है वो और सिंपल आने की संभावना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि एक एक क्वेश्चन के बारे में, और रही बात कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से मिलेगा और कैसा आप बिना पढ़ाई करके भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपके सामने मैंने ये पेपर ओपन किया है फरवरी 2024 का, जो पूरा 80 मार्क का है। आप देख रहे हो, इसका एक एक सेक्शन में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। आपको पता है ये जो पहला सेक्शन है वो प्रोज के बारे में। प्रोज का मतलब होता है पैसेज। यहाँ पे आपको एक पैसेज आएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या बातें आएगी, तो सबसे पहला पैसेज आएगा। पैसेज के ऊपर के क्वेश्चंस को कॉम्प्रहेंशन कहा जाता है। फिर आएगा लैंग्वेज स्टडी, फिर आएगा पोएम, और फिर आएगा माइंड मैपिंग। सॉरी, पोएम नहीं, क्या बोलने का था, समरी। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता है जो ए है, जो पूरा एक्सट्रैक्ट रहता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे आपको पैसेज आएगा और पैसेज के ऊपर कुछ एक्टिविटी आएंगे, वो आपको सॉल्व करने। सब बच्चे जानते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में टोटल 8 पोयम से और तुम्हारे सिलेबस में 8 लेसन है। तो तुमको यहाँ पे 8 लेसन जो है उसमें से कोई एक लेसन का पैसेज यहाँ पे आएगा और वो पैसेज के ऊपर कुछ एक्टिविटी दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। देख लो, ये आपके सामने मैंने ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर रखे। क्वेश्चन ओनली, सॉरी आंसर नहीं। तो ये जो पहला एक्टिविटी है यहाँ पे लिखा है रीड एंड रीराइट द फॉलोइंग। पहला पढ़ो और दोबारा उसको लिखो, और लिखने के साथ साथ ये भी बताओ कि वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस दिया है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये कब पता चलेगा, जब आप क्या पढ़ोगे, पैसेज। मतलब इसका आंसर पूरा पैसेज में मिलने वाला है। अगर ये सेंटेंस आपको पैसेज में दिया है तो वो ट्रू, नहीं दिया तो क्या रहेगा, फॉल्स। उसके बाद में मैच द पर्सन इन कॉलम ए विद द ओपिनियन एंड कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन कॉलम बी। देखो, कॉलम ए में कुछ पर्सन्स का नाम दिया है और कॉलम बी में उन्होंने दिए हुए ओपिनियंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नरेटर है, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, कैमस ने कौन सा ओपिनियन दिया था, ट्रेवलर ने, और इसने कौन सा ओपिनियन दिया था वो यहाँ पे दिया है। तो ये भी कहां से मिलेगा आपको, पैसेज से। पैसेज परफेक्टली रीड करोगे आपको इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ के 2 मार्क्स, यहाँ के 2 मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे बिना कुछ पढ़ के भी। अगला एक्टिविटी क्या पूछा है मैं बताता हूं। देखो, ये आगे के एक्टिविटीज है। यहाँ पे आपको गिव रीजन लिखना है। वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी। अब स्क्रूटिनी के अपन ऑब्जेक्ट है, उसका रीजन ऑब्वियसली कहां से मिलेगा, पैसेज। तो यहां से पता चलता है एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, पूरा आंसर कहां से मिलता है, पैसेज। परसों के पेपर में भी ऐसा रहेगा और हर बार इंग्लिश का पेपर जब निकलेगा उसके पहले 3 एक्टिविटी पैसेज के ही रहेंगे। अगला एक्टिविटी क्या पूछा है देखो,
ट्रैवलिंग इज अ इंटरेस्टिंग टीचर। ट्रैवलिंग एक इंटरेस्टिंग टीचर होता है। इसके ऊपर आपके व्यूज लिखने हैं, आपका मत। प्रवास, प्रवास एक इंसान के लाइफ का गुरु होता है, ऐसा बताने का। सबको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग इंसान के लाइफ का गुरु होता है, बिकॉज ट्रैवलिंग से इंसान को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जहां पे अपन ट्रैवलिंग करते हैं वहां का नेचर, वहां का क्लाइमेट, वहां का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का लैंग्वेज, उसके बाद में तमाम चीजें आप लोगों को वहां पे जाने के बाद पता चलती है। मतलब जैसा गुरु ज्ञान देता है वैसा ट्रैवलिंग भी लोगों का नॉलेज इंक्रीज करता है। तो ये बात के ऊपर आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करने। उसके बाद में पिछले साल का ग्रामर, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रामर बोर्ड ने पूछा था। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट ग्रामर इसके पहले कभी नहीं आया था। तो मार्क माय वर्ड्स, इस साल जो ग्रामर आएगा वो इससे भी ज्यादा सिंपल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस दिया है और बोला है कि ये कौन सा टेंस है। और टेंस आपको पहले कैसा आता था, सेंटेंस एक टेंस का देते थे, दूसरे टेंस में अपने को कन्वर्ट करने का रहता था। इस बार कैसा है, सेंटेंस दिया है और खाली पहचानने का है इसमें से कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है। इधर भी देखो, उन्होंने ऑलरेडी यूज टू यूज करके दिया है। यहाँ पे यूज टू, यहाँ पे उन्होंने खुद वापरा है और उन्होंने बोला है कि ये सेंटेंस में हमने कहां पे सही जगह पे क्या किया है, यूज टू वापरा। देखो वापस एमसीक्यू दिया है। मतलब कितना सिंपल ग्रामर पूछा है, कुछ दिमाग नहीं लगाने का, खाली थोड़े थोड़े हर एक ग्रामर के अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आपको ये आ जाएगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको बताया है कि तुम्हारे सिलेबस में कौन सा ग्रामर है, बस उतना ग्रामर खाली प्रिपेयर करो, आपको पूरे मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे आया है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन। देखो पैसेज से ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मीनिंग ये है, जिसका मीनिंग ये है। आपको पता है इसको वोकैबुलरी कहा जाता है। अभी माय डियर स्टूडेंट देखो, ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ा आया तो खाली यहाँ के 2 मार्क्स जा सकते, यहाँ के 2 मार्क्स जा सकते वोकैबुलरी के। लेकिन जो ऊपर के तुम्हारे पूरे 8 मार्क्स थे 4 एक्टिविटी के, वो पूरे के पूरे आपके हाथ में है, बराबर कि नहीं है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ प्रिपेयर करना नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो बी पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये होता है लैंग्वेज स्टडी के ऊपर। आपके जानकारी के लिए बताता हूं कि लैंग्वेज स्टडी मतलब पूरा नॉन टेक्सुअल ग्रामर, ये बुक के बाहर का ग्रामर रहता है। और पिछले साल का वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रामर, देखो हर एक जगह पे ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू दिया है, सेंटेंस और उसके 4 आंसर ऑलरेडी लिख के दिए। अपने को खाली पहचान निकाल कि उसमें से कौन सा आंसर क्या है, करेक्ट है, बस कुछ भी अपने को दिमाग लगाने का नहीं। खाली थोड़े रूल्स अगर आपको ग्रामर के पता होंगे तो आपका 100% पूरा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया इनडायरेक्ट नरेशन पहचानने का है ये सेंटेंस का, इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच यूजेस अ मोर मॉडल डिफाइनेट मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी, डिफाइनेट मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया हुआ इसमें का कौन सा सेंटेंस है। मैंने ऑलरेडी बोल रहा हूं कि एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स बताए हैं। उसके बाद में यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विद द इफ। तो यहाँ पे आपको बताने का है कि ये सेंटेंस में आपको इफ यूज करना है और उन्होंने ऑलरेडी यूज करके दिया है। आपको बताने का है कि उन्होंने इफ इसमें से कौन से सेंटेंस में सही जगह पे वापरा है, बस। तो देखो इधर भी आपको अगर थोड़े रूल्स पता होंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी भी ये पूरा कंसेप्ट 3 मार्क्स के लिए आएगा। पिछले साल तो बच्चों को इसमें से तीनों के तीनों मार्क्स मिल गए थे। इस साल भी मैं बोलता हूं ऐसा ही आएगा और इसके भी आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया तो जाएंगे, लेकिन ऐसा आया तो आपको मिलने के ज्यादा चांसेस है। अगला फिक्स क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 के बी में ही, ये हो गया B1, ये हो गया B2।
अभी B2 में क्या होता है, स्पॉट द एरर, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अपने को ये सेंटेंस में से जो मिस्टेक है वो ढूंढना है और वो मिस्टेक ढूंढ के उसको करेक्ट करके लिखना है। उसको बोलते हैं स्पॉट द एरर। मिस्टेक ढूंढो और उसको करेक्ट करो और दोबारा लिखो, बस। तो ये सेंटेंस पढ़ना है, उसके अंदर का मिस्टेक देखने का है, कहाँ पे उन्होंने क्या किया रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक किया रहेगा या तो कॉमा वगैरह यूज नहीं किया रहेगा, वो आपने को जानने का है और उसको सही करके लिखना है। ये हो गया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूरा 12 और क्वेश्चन नंबर 1 का ही B4 16 मार्क्स का होता है। और 16 में से बात करेंगे तो आपको 8 मार्क्स तो किधर नहीं गए, और ये भी ग्रामर का अटेम्प्ट करेंगे अगर इस साल के जैसा आएगा तो इधर के भी 4, मतलब ऐसे ही इजीली आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो कितना सिंपल बात है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। देखो भाई एक बात ध्यान रखो, अगर ग्रामर का कोई आपको नहीं आता तो भी अटेम्प्ट करो। कभी कभी पेपर में रॉन्ग सेंटेंस देते और आप लोगों को फिर उसका आंसर रॉन्ग ही आता है, लेकिन जिसने अटेम्प्ट किया उसको उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 होता है अनसीन पैसेज। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर भी एक्सट्रैक्ट दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अनसीन पैसेज है, ये बुक के बाहर का है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो जैसा मैंने अब भी समझाया था टोटली सेम रहेगा। इसके अंदर भी आप लोगों को टोटल 6 एक्टिविटी आएंगे, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6। जैसा मैंने आपको समझाया ये 6 के 6 एक्टिविटी देखो, पहले एक्टिविटी का आंसर मिलेगा पैसेज, दूसरे का भी आंसर मिलेगा पैसेज, तीसरे का भी आंसर मिलेगा पैसेज, और ये जो चौथा एक्टिविटी रहता है वो आपको पता है पर्सनल रिस्पॉन्स, उसका आंसर अपने मन से लिखना है। पांचवा एक्टिविटी रहता है ग्रामर और छठवा एक्टिविटी रहता है वोकैबुलरी। तो बोलो ये वाले मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल जाते हैं, जिसके टोटल 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8 मार्क्स। और ग्रामर देखो पिछले साल पूरा एमसीक्यू पैटर्न, तो इधर भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है, लेकिन उसको छोड़ा तो भी आपको पैसेज 8 मार्क्स देता है, खाली आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने वाले को बोर्ड कभी भी फेल नहीं करता। अभी मैं दिखाता हूं इन्होंने क्या पूछा था ये पेपर में। देखो इधर पूछा है चूज द 2 करेक्ट अल्टरनेटिव विच डिफाइन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसमें से कौन से 2 सेंटेंस है जो पैसेज का थीम बताते हैं, बस चूज करना है खाली। इधर गिव द मेरिट एंड 1 डिमेरिट ऑफ लव एंड पेशेंस। तो बोलो लव के एक मेरिट लिखना है, एक डिमेरिट, पेशेंस का एक मेरिट लिखना है, एक डिमेरिट लिखना है। बोलो ये भी पैसेज से ही मिलेगा। उसके आगे राइट हाउ वी कैन बिल्ड अप अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। देखो इधर लिखा है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट, अपन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कैसे बना सकते हैं वो लिखना है। किसकी मदद से, एक्सट्रैक्ट, मतलब पैसेज से मिलेगा। लव एंड टॉलरेंस आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन, जस्टिफाई पर्सनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिव वाइज इसमें से ढूंढ के लिखना है, उसके बाद में सिंपल टेंस का सेंटेंस ढूंढ के लिखना है। देखो और ये तुम्हारा विच मीन, ये वर्ड का मीनिंग इसमें से कौन सा होगा वो खाली मैच द कॉलम करना है। तो आपको मालूम पड़ा कितना सिंपल पेपर में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, दैट इज समरी राइटिंग। समरी राइटिंग आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है समरी राइटिंग क्या होता है। देखो राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही आपको समरी लिखना है। समरी मतलब पूरे पैसेज को 1/3 बनाने का है। मान लो पैसेज के टोटल 3 पार्ट है, तो आपको तीनों का एक ही पार्ट बनाने का है। ध्यान रखो
यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। समरी में आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐड करना है। तो ये कौन से पैसेज का समरी लिखा जाता है? अनसीन पैसेज का समरी राइटिंग एक ही पैराग्राफ का होना चाहिए। समरी राइटिंग 10 से 12 लाइंस का ही होना चाहिए और समरी राइटिंग को कंपलसरी टाइटल देना चाहिए। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है। खाली बहुत सारे बच्चे सीन पैसेज का लिखते हैं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का ही। तो यहाँ पे आपको इजीली आपके 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 2 मार्क्स तो किधर भी गए नहीं है। आपको पता होना चाहिए अनसीन पैसेज का समरी लिखा जाता है, उसके बाद में आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, उसको कंपलसरी टाइटल देना है और समरी राइटिंग में खाली 10 से 12 लाइन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा समरी राइटिंग लिखा जाता नहीं है। उसके अगला कंसेप्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ही। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग पूछा है, बहुत सारे बच्चों को माइंड मैपिंग पता नहीं। अरे माइंड मैपिंग मतलब आपको चार्ट नहीं तो टेबल नहीं तो ट्री डायग्राम बनाने का होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे उन्होंने जो दिया है टॉपिक, उसके ऊपर खाली आपको एक ट्री डायग्राम बनाने का है। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, आप ऊपर लिख सकते हो जैसे कि हेडिंग इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, बस। फिर इसके ब्रांचेस बना दो, बोलो आपको जो जो मालूम है क्या क्या इफेक्ट होते हैं इंसान के ऊपर म्यूजिक के। तो इंसान हमेशा फ्रेश रहता है, उसके बाद में इंसान हमेशा एक्टिव रहता है। तो क्या और क्या इफेक्ट होते हैं इंसान के लाइफ के ऊपर? इंसान हमेशा कभी कभी रोमांटिक भी रह सकता है, किसके कारण? म्यूजिक के कारण। तो ऐसा आपको ट्री डायग्राम बनाने का है, बस। ट्री डायग्राम उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, बस। इतना सिंपल कंसेप्ट है, इसके भी बच्चों को 3 में से कम 2 मार्क्स तो मिलते ही है। तो आपको बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल आप लोगों को 16 मार्क्स के लिए था, और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप देखने जाएंगे तो टोटल 12 और ये 6 18 मार्क्स के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही टोटल 34 मार्क्स के है, 2 क्वेश्चन पहले। और इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करना है, इजीली आप इसमें क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। अभी अपना सेक्शन 2 ओपन होता है जो पोएम के ऊपर है। देखो अभी सबसे पहले इधर लिखा है, देखो पोएट्री एंड एप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखो ये पोएम दिया है, रीड द एक्स्ट्रैक्ट, ये नीचे दिया गया पोएम पढ़ो एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी पूछा है वो सॉल्व करो। सिलेक्ट एंड राइट द 2 सेंटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम। अभी ये पोएम जो है उसका थीम नीचे दिए गए कौन से 2 सेंटेंस में बताया है, बस 2 सेंटेंस को चुन के लिखना है। आगे उसके बाद में देखो ये आप लोगों को डायग्राम फिल करना है। अभी ऐसा ही डायग्राम आपको पेपर में बनाना पड़ता है। डायग्राम ऑलवेज ध्यान रखो पेन से ही बनाए जाते, जो आपका आंसर रहेगा उसको खाली पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, बाकी ये सब पेन से ही बनेगा। ऐसा का ऐसा ही इसका भी आंसर कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली पोएम से। राइट योर आइडियाज ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन इन योर ओन वर्ड्स, आपके हिसाब से एक सुंदर आदमी कौन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये तुम्हारा रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स। अभी ऐसा मत देखो बताओ कि उसका रंग गोरा होता है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा होता है, ये नहीं। इंसान मन से कौन सा सुंदर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दिखने में कौन सा सुंदर होता है वो नहीं। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब आपको पता है ये फिगर ऑफ स्पीच है। अभी आपको फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस के एग्जाम्पल पोएम से ढूंढ के लिखने हैं। आपको पता है एंटीथेसिस मतलब ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर अपोजिट वर्ड्स होते हैं। उसके बाद में कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन इन अबाउट 2 to 4 लाइन्स।
ऑन द टॉपिक ऑफ ब्यूटी, आपको एक पोएम बनाने का है। कौन से टॉपिक के ऊपर? ब्यूटी के ऊपर। क्या सर यही पेपर पैटर्न है? मैं बोल रहा हूं हर एक 12वीं का पेपर बनेगा उसका पेपर पैटर्न ऐसा ही रहता है। जैसे कि पोएम की बात करेंगे तो एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। एक्टिविटी 1 पोएम से मिलेगा आंसर, एक्टिविटी 2 पोएम से मिलेगा आंसर, एक्टिविटी 3 पर्सनल रिस्पॉन्स होगा, एक्टिविटी 4 फिगर ऑफ स्पीच होगा, और एक्टिविटी 5 जिधर आपको पोएम बनाने का है, आपको कवि बनने का है यहाँ पे। तो ऐसे 5 एक्टिविटी टोटल 10 मार्क के लिए। और मैं तो बोलूं ये फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत सिंपल रहता है, इसके 10 के 10 आपको मिल सकते, 10 के 10। अगला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे देखो लिखा है एप्रिसिएशन, आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखना है। ये आपका बाबा पढ़ने का पार्ट है, ये आपको याद करके जाना है। आपको एप्रिसिएशन लिखना है। आपको पता है एप्रिसिएशन के अंदर जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले इसका पोएट कौन है, ये पोएम कौन सी है, फिर उसका थीम, फिर उसका सेंट्रल आइडिया, फिर उसके ऊपर आपका ओपिनियन, फिर उसके ऊपर आपका लैंग्वेज स्टडी कौन सा है, ये बराबर की नहीं है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कौन सा राइमिंग स्कीम है। बस अब ये पोएम, आपको पोएम्स के खाली लाइन दिए, ये लाइन पढ़ के अपने को तय करना है ये कौन सा पोएम है, और बाद में ये भी तय करना है इसको किसने लिखा है, और फिर ये पोएम के बारे में आपने को लिखना है। ध्यान रखो ये पॉइंटर फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसके कम से कम 4 से 5 आप लोग पैराग्राफ बना दो, कम से कम 1 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों को इसको याद करके जाना पड़ेगा, कीवर्ड्स याद करके जाना पड़ेगा, पोएम रीड करना पड़ेगा, तब आपका इसका काम बन सकता है। तो सारे पोएम का एप्रिसिएशन आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पेपर का राइटिंग स्किल, सबसे बड़े डाउट है बच्चों के, इसमें से कौन सा सेक्शन आप चूज कर सकते हो। देखो एक्टिविटी 4 में पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनीवन। बहुत सारे बच्चे क्या करते, ये भी लिखते ये भी लिखते। उसने बोला है कि ये 3 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करो, या तो वर्चुअल मैसेज, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या तो ग्रुप डिस्कशन। मेरी बात मानोगे तो आपको ये अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वर्चुअल मैसेज लिखने को ज्यादा टाइम लगता नहीं, और वर्चुअल मैसेज कैसे लिखा जाता है इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है। आप वहां के जाके प्रिपेयर करोगे, आपका सारा वर्चुअल मैसेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूं यही अटेंड करो, क्योंकि ये कम टाइम में होता है। उसके अलावा अभी क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है, उसका ए हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी, इधर भी देखो, इधर कितना अटेम्प्ट करने का है, इधर भी आपको अटेम्प्ट करने का है एनीवन। एनीवन सबसे सिंपल ये रहेगा है, इसके तीनों सिंपल है। अभी आपको कौन सा सिंपल जाता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। मेरी बात मानोगे तो आप ये अटेम्प्ट करो। इंटरव्यू बस खाली 8 से 10 क्वेश्चन लिखने रहते, शुरू में एक बॉक्स बनाने का रहता है, फिर गुड मॉर्निंग, फिर 8 से 10 क्वेश्चन, फिर लास्ट में थैंक यू बोलने का है और निकल जाने का है। बहुत सारे बच्चे ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ईमेल राइटिंग, क्योंकि ये भी कम ही लिखना रहता है और इसके भी ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। मैं तो बोलूं ये दोनों प्रिपेयर करो, आपका काम बन जाएगा। और इंटरव्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वहां से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। देखो इसमें भी एनी वन, 1 2 3 में से एनी वन अटेम्प्ट करना है। अभी यहां पे दिया है स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। मेरी बात मानेंगे तो आप स्पीच करा दो,
स्पीच में कैसा होता है, अगर आप लोग स्टार्टिंग का पैराग्राफ बाहर करा के जाएंगे, एंडिंग का पैराग्राफ याद करके जाएंगे, बस खाली जो बीच में ये जो टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर खाली बीच में आपको 2 से 3 पैराग्राफ बनाने के, बाकी शुरू और एंडिंग का पैराग्राफ फिक्स रहता है एवरीवेयर। जैसा आपको पता है, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीच ऑन सो एंड सो टॉपिक, so I would like to request everyone, please maintain silence and maintain discipline and listen my few words carefully। बस शुरू में यही लिखना है आपको, एंडिंग में बस एडवाइस देने का है, थैंक यू बोलने का है, एंडिंग में बोलने का है थैंक यू सो मच फॉर मेंटेन साइलेंस, मेंटेन डिसिप्लिन एंड लिसनिंग माय फ्यू वर्ड्स केयरफुली। आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरीवन, सेव ट्रीज एंड सेव नेशन, थैंक्स वंस अगेन, जय जय महाराष्ट्र। ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग का पैराग्राफ अगर याद करोगे, बीच के खाली टॉपिक जो दिया है उसके ऊपर 1-2-3 पैराग्राफ बनाने का, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही अटेम्प्ट करो, ये भी सिंपल है, लेकिन इससे ये भी सिंपल है जिसको आप याद करके जाके भी काम कर सकते हो, दैट इज स्पीच। उसके बाद में अगला कंसेप्ट, दैट इज अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इधर क्या पूछा है देखो, इधर दिया है रिव्यू, ब्लॉग और अपील। देखो आपको पता है अपील एक एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइज बनाने का रहता है, और रिव्यू ये डेली रिव्यू पेपर में आते हैं, या तो बुक का रिव्यू आता है या तो मूवी का रिव्यू आता है। आप बुक का रिव्यू अगर याद करके रखेंगे और एक मूवी का रिव्यू याद करके रखोगे तो आपको इसका फायदा होगा। और मैंने एक बुक के ऊपर भी रिव्यू और एक मूवी के ऊपर भी रिव्यू बना के वीडियो में ऑलरेडी डाला है, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप इधर रिव्यू के लिए जाना, नहीं तो आप अपील के लिए जा सकते हो, लेकिन रिव्यू करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो आपको यहाँ पे पूरा मैंने राइटिंग स्किल में कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए वो मैंने समझाया है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाले, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द लास्ट सेक्शन, सबसे बड़ा बच्चों का प्रॉब्लम, पढ़ाई करके बिल्कुल चाहते नहीं, बराबर कि नहीं ऐसा, और इधर सबसे बड़ा दिक्कत आता है। आपका मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये आता है जनरल और क्या नोवेल ड्रामा, ये जो 4.1 के ऊपर ये पूरा बेस रहता है ऑब्जेक्टिव, इसके 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करके दिए, उतने खाली ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करा दो, आपके इधर के 4 मार्क्स हो जाएंगे। अभी बचे 12 मार्क्स, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो बताता हूं मैं। ये देखो इधर, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन 4.2, 4.3, 4.4, और इसके क्वेश्चन आंसर है, अपने को ये याद करके जाना पड़ता है। 50 वर्ड्स में लिखने, नो ऑप्शन, ये भी लिखना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। अभी क्या आप फिक्स क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते हो, और होता ऐसा है जो याद करके जाते हैं वो आता नहीं है। आपको खाली ये तीनों स्टोरी सही से सुनने, सही से सुनोगे ना तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे, क्योंकि आपको स्टोरी पता रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। तो मेरी बात माने तो आप YouTube से ही क्या कर सकते हो, 4.2 का स्टोरी एयरबड से सुन सकते हो, 4.3, 4.4, ऐसे हर एक टॉपिक का स्टोरी इजीली सुनो, बस कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर लिख पाओगे। तो यही सारा तुम्हारा पेपर पैटर्न है, और आपको मालूम पड़ा रहेगा कहां से कौन से आंसर लिखने और किसके लिए क्या प्रिपरेशन करना है। पूरा पेपर एकदम सिंपल है, खाली एक बात ध्यान रखने का है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। कुछ भी अगर आप छोड़ोगे तो आप फेल होने का चांसेस है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर का एक मंत्रा रहता है, आपको पता है। इंग्लिश का पेपर पूरा लिखने के बाद बच्चा एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है ना तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको ही पर्सनली पता नहीं रहता क्योंकि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि कोई क्वेश्चन का आंसर उसको पर्सनली पता होता नहीं है। इसके लिए याद रखो, पूरा पेपर अटेंड करो, खुश रहो, क्योंकि इसका पेपर अगर आपका अच्छा रहेगा, पूरा अटेंड करोगे तो आगे आने वाले सारे पेपर्स आपको कैसे जाएंगे,
सिंपल जाएंगे। फिलहाल आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा, लेक्चर पसंद आया रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपके चैनल को, ये जो नया चैनल है उसको क्या करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।